नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट है यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अभी पिछले दिनों में ही नाथ पब्लिकेशन की बुक भारतीय इतिहास, जो पवन भंवरिया सर के द्वारा लिखी गई है, इसका हमने प्राचीन भारतीय इतिहास का पार्ट कंप्लीट किया था। प्राचीन भारतीय इतिहास में टोटल 32 चैप्टर हमने किए थे। अब हम इसी बुक का अगला पार्ट, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर टोटल 15 चैप्टर है, जिसमें भारत पर अरब तुर्कों का आक्रमण, उसके अलावा दिल्ली सल्तनत, भक्ति सूफी आंदोलन, प्रांतीय राज्य, और इसके अलावा मुगल साम्राज्य, और मराठा और शिवाजी का राज्य। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित ये रहेगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जिसको हम आज शुरू करने वाले हैं। इसके साथ ही हम एक और बुक शुरू करेंगे, जो रवि कुलरिया सर की बुक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। रवि कुलरिया सर की प्राचीन भारतीय इतिहास की जो ऑब्जेक्टिव बुक थी, उसको हमने अभी 26 जनवरी वाले दिन कंप्लीट किया था। तो इसका जो रवि कुलरिया सर की जो दूसरी बुक आई है, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की है, ये अभी पिछले दिनों ही आई थी, 5-7 दिन पहले, उसको भी शुरू करेंगे। तो पहले की भांति अभी भी हम उसी तरह वीक में 3 दिन है, जो इस थ्योरी की बुक को, नाथ पब्लिकेशन की बुक को, और वीक में 4 दिन है, जो उस ऑब्जेक्टिव बुक को करने वाले हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं नाथ पब्लिकेशन की बुक, इस थ्योरी की बुक को। अगले 3 दिन तक इसी बुक के टॉपिक करेंगे, फिर अगले 4 दिन रवि कुलरिया सर की ऑब्जेक्टिव बुक का। इसी प्रकार से हमारा चलता रहेगा। तो करते हैं आज शुरू। आज का जो पहला चैप्टर होगा इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित, इसका पहला चैप्टर रहने वाला है भारत पर अरब व तुर्क आक्रमण। भारत पर अरबों के और तुर्कों के आक्रमण से संबंधित आज का चैप्टर रहने वाला है। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो अभी आज पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर भी अवश्य करना। करते हैं शुरू। सबसे पहले अरबों का सिंध विजय। अरब भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। इसके स्रोत अरब द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृत्तांत चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। यह अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। चचनामा का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद यूएम दाऊद पोटा ने किया है। तारीख ए सिंध, इसकी रचना 1600 ईस्वी में मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। यह अकबर का दरबारी विद्वान था। इस ग्रंथ से भी अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है। बिलाद्री की पुस्तक किताब फुतुल उल बल्दान, 9वीं शताब्दी की रचना से भी अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अरबों का सिंध अभियान। अब मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। दूसरा अभियान खलीफा उस्मान के समय 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में स्थल मार्ग द्वारा मकरान के पश्चिमी सिंध में किया। उमर सिस्तान की विजय कर मकरान की ओर अग्रसर हुआ तथा मकरान और सिंध के शासकों को पराजित किया, किंतु सिंध विजय के बाद भी उसे अपने राज्य में मिलाना उपयुक्त नहीं समझा। 708 ईस्वी में दशमिक ने के खलीफा वलीद और ईरानी गवर्नर हजाज के लिए भेंट लेकर सिंहल के राजा के यहाँ से एक अरब जहाज इराक जा रहा था। इस जहाज में कुछ मुस्लिम युवतियां थी। सिंध के बंदरगाह देवल के पास लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। हजाज ने दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजा। दाहिर ने न तो लुटेरों को नियंत्रित कर सका और न ही हर्जाना दिया। हजाज ने 711 ईस्वी में अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्रमशः उबेदुल्ला व बुदेल के नेतृत्व में सिंध पर आक्रमण किए।
किंतु वे असफल रहे। मीर कासिम का आक्रमण और देवल का पतन 712 ईस्वी। मीर कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसकी राजधानी अल्लोर रोहेरा थी। दाहिर का पिता चच थे, चच ब्राह्मण था। मीर कासिम का सिंध पर आक्रमण का कारण उसकी व्यापारिक महत्ता भी थी। मीर कासिम ने मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। उसके साथ सीरिया और इराक के 6,000 चुने हुए घुड़सवारों, 6,000 ऊंट सवारों व 3,000 भारवाही ऊंटें थी। जलमार्ग से 5 बड़ी मशीनें भेजी गई। एक मशीन के साथ 500 आदमी थे एवं 5 मशीनों से मिलकर 2500 सैनिक थे। मकरान मकरान से मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा। वे एक विशाल सेना के साथ 712 ईस्वी में मीर कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। कासिम की सेना में ऊंट, अश्वारोही तथा शिला फेंकने वाले मजारिक, मैग्नल तथा नौफता थे। अरबों ने देवल पर अधिकार कर लिया। 3 दिन तक जनसंहार होता रहा। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया तथा शेष को गुलाम बना दिया। देवल पर अधिकार के बाद मीर कासिम ने नेरून की ओर प्रस्थान किया। इस समय नगर पर बौद्ध भिक्षुओं व ब्राह्मणों का अधिकार था। बौद्धों ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। नीरून के बाद मीर कासिम सेहवान की ओर बढ़ा। सेहवान पर दाहिर के चचेरा भाई वजहरा का शासन था। इसने अरबों का मुकाबला करना चाहा, किंतु नगर निवासी अधिकांश बौद्ध थे। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। वजहरा ने नगर छोड़कर बुधिया के जाटों के पास शरण लिया। सेहवान के निवासियों ने नगर अरबों को सौंप दिया तथा जजिया देना स्वीकार कर लिया। सेहवान से कूच कर मीर कासिम ने जाटों पर आक्रमण किया, क्योंकि जाटों ने वहजरा को शरण दी थी। सिंधु नदी को पार करने के लिए मीर कासिम ने नाव का पुल बनाने की आज्ञा दी। दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया तथा अपनी सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली। मीर कासिम ने मीर कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया। दोनों के बीच 712 ईस्वी में रावर का युद्ध हुआ, किंतु दाहिर पराजित हुआ और मारा गया। राजा दाहिर के मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी रानी बाई ने वीरतापूर्वक रावर दुर्ग की रक्षा की। रानी बाई के नेतृत्व में सिंध की स्त्रियों ने अपने पुरुषों के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयत्न किया। रानी वीरतापूर्वक लड़ी, किंतु सफलता न मिलने पर अन्य स्त्रियों के साथ जौहर किया। रावर से मीर कासिम ने ब्राह्मणवाद की ओर प्रस्थान किया। उस समय वहां दाहिर का बेटा जयसिंह शासन कर रहा था। 6 माह तक मोर्चाबंदी के बाद जयसिंह का राजमंत्री मीर कासिम से मिल गया। अंत में विवश होकर जयसिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा बाद में उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणवाद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड़ी और 2 कन्याओं सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। इनको खलीफा वालिद के पास भेज दिया गया। देवल में ही मीर कासिम ने सर्वप्रथम जजिया लगाया। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली मीर कासिम ने ही की थी। मुल्तान सिंध विजय के बाद 713 ईस्वी में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 2 माह के घेरे के बाद वह मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। मुल्तान की जीत में अरबों को इतना सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर रख दिया। मुल्तान की विजय मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी। मीर कासिम की मृत्यु और पश्चिमी भारत के अन्य क्षेत्रों पर अरबों की असफलता। 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नया खलीफा सुलेमान बना। यह हजाज का शत्रु था। मीर कासिम हजाज का भतीजा और दामाद था। इस कारण सुलेमान को उससे भी द्वेष था। उसने मीर कासिम को वापस इराक बुलाया और घोर यातनाएं देकर उसका वध कर दिया। मीर कासिम के मृत्यु के संबंध में घटनाओं के विषय में मतभेद है। तथनामा के अनुसार दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को, जिसे मीर कासिम ने ब्राह्मणवाद के पतन के बाद प्राप्त किया था, खलीफा सुलेमान के पास भेंट के रूप में भेजा था।
उन्होंने खलीफा से शिकायत की कि वह मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया है। अतः खलीफा ने क्रुद्ध होकर मीर कासिम को मार दिया। लेनपुल के अनुसार सिंध पर आक्रमण भारतीय इतिहास में एक घटना व इस्लामी इतिहास में परिणाम विहीन जीत थी। मुल्ज़ले हेग ने अरबों पर सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव। भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव। अरबों में दिरहम नामक सिक्का सिंध में चलाया। खजूर की खेती व ऊंट पालन का प्रचलन किया। चरक संहिता एवं पंचतंत्र नामक ग्रंथों का भाषा में अनुवाद इब्न अल मुकफ़ा ने किया। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद खलील दिमना नाम से किया। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर महफूजा नामक नगर की स्थापना की। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर मंसूरा नामक नगर की भी स्थापना की। अरबों ने हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अमीर खुसरो के अनुसार अरब खगोल शास्त्री अबू मासर ने 10 वर्ष तक बनारस में खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। मल, मनक, बाजीगर, सिंदबार जैसे भारतीय वैज्ञानिक बगदाद के दरबार में पहुंचे। धन नामक चिकित्सक को बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया। मनक नामक भारतीय चिकित्सक ने खलीफा हारून का इलाज किया था। मीर कासिम ने अपनी सेना में हिंदुओं को भी नियुक्त किया। गजनवी तथा गौर वंश। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी अरब सिंध पर अधिकार करने में सफल रहे, किंतु उनकी सत्ता अस्थायी थी। वे इस्लाम व भारत के बीच आरंभिक संपर्क अवश्य स्थापित कर पाए, किंतु भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को ही जाता है। अल्पतगीन 933 से 963 ईस्वी। अल्पतगीन बुखारा के सम्मानों का शासक अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। 956 ईस्वी में खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ। 962 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद उसके भाई और चाचा में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। अल्पतगीन ने चाचा का समर्थन किया, परंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहा। अल्पतगीन ने उत्तराधिकार में इस युद्ध में गलत पक्ष का समर्थन किया। भावी दंड के भय से उसने गजनी की ओर प्रस्थान किया तथा वहीं अपनी स्थिति सुदृढ़ कर गजनवी वंश की स्थापना की। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इसहाक यह अल्पतगीन का पुत्र था। बल्कतगीन यह इसहाक का सेनापति था। पीराई जो अल्पतगीन का एक गुलाम था। सुबुक्तगीन 977 से 999 ईस्वी। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का एक दास था, परंतु बाद में उसका दामाद बना। नासिर हाजी नामक एक व्यापारी उसे तुर्किस्तान से बुखारा लाया, जहां पर अल्पतगीन ने उसे खरीद लिया। 977 ईस्वी में यामिनी वंश की स्थापना की। 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद उसने आक्रमणों से अपने जीवन का आरंभ किया। वस्त, दवार, कुस्तार, बामियान, तुर्किस्तान और गौर को जीत लिया। सुबुक्तगीन के समय में गजनी और हिंदू शाही राज्य का लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा और अंततः हिंदू शाही राज्य का अंत हो गया। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी। सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, महमूद और इस्माइल। महमूद बड़ा और इस्माइल छोटा था। सुबुक्तगीन अपने पुत्र से अधिक स्नेह रखता था, इसलिए मरने से पूर्व उसे अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। महमूद यह सहन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस्माइल को गजनी देकर तथा बल्क अपने पास रखकर राज्य का विभाजन करने का सुझाव दिया, किंतु इस्माइल इससे सहमत नहीं हुआ। अंत में महमूद ने इस्माइल को एक युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार
कर लिया। यह सुबुक्तगीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। यह 998 ईस्वी में शासक बना। यह अजाम का प्रथम सुल्तान माना जाता है। सुल्तान ए आजम तारिक ए गुजिदा के अनुसार महमूद गजनवी ने सिस्तान के राजा खल्प बिन अहमद को परास्त करके सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। महमूद गजनवी शासक बनते समय 27 वर्ष का था। उसकी राजधानी गजनी थी। यह यामिनी वंश से संबंधित था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर उसे यमीन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ तथा अमीन उल मिल्लत धर्म का रक्षक की उपाधि से विभूषित किया। महमूद गजनवी को मुत्सिकन भी कहा गया। महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य मध्य एशिया में अपना मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए वहां के मुसलमानों के बीच अपनी लोकप्रियता में वृद्धि करना चाहता था। इसलिए धर्मांध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसने भारतीय अभियानों को धार्मिक रूप प्रदान किया। इतिहासकार इरफान हबीब के अनुसार महमूद का उद्देश्य भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं बल्कि धन लूटना था। उसने हिंदू मंदिरों पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वहां धन जमा था। इतिहासकार हेवेल के अनुसार वह बगदाद को भी वैसे ही निर्दयतापूर्वक लूटता जैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा, यदि उसे वहां से इतना धन मिलने की आशा होती। कुतुबी महमूद का दरबारी इतिहासकार के अनुसार महमूद के आक्रमण का उद्देश्य जिहाद या इस्लाम का प्रचार था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति राजनीतिक दृष्टि से भारत विभिन्न राज्यों में बंटा था। इन राज्यों के शासक आपसी ईर्ष्या और कलह में फंसे थे। मुल्तान और सिंध दो मुस्लिम राज्य थे। हिंदू शाही राज्य की सीमाएं चिनाब नदी से हिंदू कुश पर्वत तक विस्तृत था। इसकी राजधानी उदभांडपुर थी। जयपाल इस वंश का साहसी शासक था। पाल वंश का शासक महिपाल महमूद गजनवी का समकालीन था। सामाजिक स्थिति तारिक ए हिंद के लेखक अल बरूनी ने लिखा है कि भारतीय समाज मुख्यतः 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था, जो जन्म पर आधारित थे। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद क्षत्रियों का स्थान था। कृत्य कल्पतरु और गृहस्थ रत्नाकर नामक पुस्तकों से क्षत्रियों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है। 4 वर्णों के नीचे मानवों का एक विशाल समुदाय था जिसे अल बरूनी अत्यंत कहता है। धार्मिक स्थिति धर्म की मूल भावना समाप्त होकर उसका स्थान कर्म कांडों ने ले लिया था। मठ जो पहले ज्ञान प्राप्ति के स्थान थे, अब विलासिता और निष्क्रियता के केंद्र बन गए थे। मंदिरों में देवदासी प्रथा व्याप्त थी, जो भ्रष्टाचार का मुख्य कारण बन गई थी। शैव और वैष्णव धर्म सामान्य जनता और अर्ध हिंदुओं के धर्म थे। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि राजशेखर की कर्पूर मंजरी में शैव योगी भैरवानंद के सिद्धांतों का उल्लेख है, जिसमें वह कहता है कि मदिरा और नारी के सेवन से हम बलवान बनते हैं। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में तत्कालीन समाज में प्रचलित व्रत, पूजा पाठ, दान, तीर्थ यात्रा, दैनिक यज्ञ आदि सभी का विशद उल्लेख किया है। धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रभाव कला और साहित्य पर भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आर्थिक स्थिति आर्थिक दृष्टि से भारत संपन्न था। भूमि उपजाऊ थी। विदेशी व्यापार अपनी उन्नत अवस्था में था। शासक वर्ग तथा व्यापारी वर्ग में अतिरिक्त मंदिर भी धन के खजाने थे। मंदिरों में अपार मात्रा में हीरे और जवाहरात थे। इसी अपार धन की प्राप्ति के लिए महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण
कुतुबी एकमात्र इतिहासकार है जिसने महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों का वर्णन किया है, किंतु कुतुबी महमूद गजनवी के साथ भारत कभी नहीं आया। खैबर दर्रा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस दर्रे को पार कर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। हेनरी इलियट ने बताया है, 1000 से 1027 ईस्वी के बीच की अवधि में महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सीमावर्ती नगरों पर हुआ है। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर हुआ। उस समय हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल था। उसने पेशावर के निकट महमूद गजनवी का मुकाबला किया, किंतु पराजित हुआ और अपने संबंधियों और सेनापतियों के साथ बंदी बना लिया गया। महमूद गजनवी ने जयपाल की राजधानी वेहिंद अथवा उदभांडपुर पर अधिकार कर लिया। जयपाल ने अपनी निरंतर पराजय से अपमानित होकर अंत में आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आनंदपाल गद्दी पर बैठा। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी। महमूद ने तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में भेरा वर्तमान उच्च के राजा वजीरा पर किया, क्योंकि इसने जयपाल के विरुद्ध महमूद गजनवी को सैनिक सहायता नहीं दी थी। वजीरा पराजित हुआ और अब भाग गया। चौथा आक्रमण 1005 ईस्वी में। महमूद का चौथा आक्रमण मुल्तान पर हुआ। उस समय वहां का शासक फतेह दाऊद था, जो मुसलमानों के शिया संप्रदाय कर्मातिथ्यों के से संबंधित था। पांचवा आक्रमण। महमूद गजनवी ने पांचवा आक्रमण सुखपाल, जयपाल का पौत्र, को दंड देने के लिए पंजाब में ओहिंद पर किया। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी। महमूद गजनवी का छठा आक्रमण आनंदपाल के विरुद्ध था। गद्दी प्राप्त करने के बाद आनंदपाल की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1005 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण के समय आनंदपाल ने महमूद को बाधा पहुंचाई थी। इसी कारण महमूद ने अपना छठा अभियान आनंदपाल के विरुद्ध किया। आनंदपाल ने महमूद के आक्रमण के लिए उज्जैन के परमार, ग्वालियर के कछवा, कालिंजर के कालचुरी, कन्नौज के राठौड़, दिल्ली और अजमेर के चौहान राजाओं का संग बनाया। सिंधु नदी के किनारे पेशावर के पास एक निर्णायक युद्ध हुआ। 30,000 खोखरों ने ऐसा प्रहार किया कि महमूद गजनवी की सेना विचलित होने लगी। महमूद गजनवी पीछे हटने के लिए सोचने लगा, किंतु दुर्भाग्य से महमूद की सेना द्वारा छोड़ी गई अलकतरे की अग्नि ज्वालाओं से भयभीत होकर आनंदपाल का हाथी मैदान से भाग निकला। आनंदपाल की सेना अस्त व्यस्त होकर भागने लगी और महमूद विजयी हुआ। 1008-9 में पंजाब के शासक आनंदपाल को छाछ के युद्ध में बेहंद मैदान में हराया। आनंदपाल को पराजित करने के बाद महमूद गजनवी को युद्ध की लूट में कुछ हाथियों के अतिरिक्त उसके हाथ कोई विशेष वस्तु नहीं लगी थी। अतः लूट के अपनी भूख मिटाने के लिए 1009 ईस्वी में कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नागरकोट पर विजय हासिल की। सातवां आक्रमण अलवर राज्य के नारायणपुर क्षेत्र को जीता। आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में। 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर दोबारा आक्रमण किया तथा वहां के विद्रोही शासक दाऊद को पराजित कर बंदी बना लिया। नौवां आक्रमण 1011-12 ईस्वी। महमूद का नौवां आक्रमण थानेश्वर पर था। 10वां आक्रमण 1012 ईस्वी। आनंदपाल की मृत्यु के बाद इसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा। त्रिलोचन पाल को महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। त्रिलोचन पाल के अपने पुत्र भीमपाल, जो प्रशासन में उसका प्रमुख सहायक था, के कहने पर महमूद का विरोध करने की नीति अपनाई। भीमपाल ने मरगला दर्रे से अपनी किलाबंदी की, महमूद की सेनाओं को रोकने का प्रयास किया, किंतु महमूद ने उस दर्रे को जीतकर नंदन के दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। त्रिलोचन व भीमपाल ने भागकर कश्मीर में शरण ली। 11वां आक्रमण 1015-16 ईस्वी। महमूद गजनवी ने 1015-16 में
कश्मीर में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु भौगोलिक बाधाओं के कारण वह लोहकोट से आगे नहीं बढ़ सका। यह गजनवी की सेना की प्रथम पराजय थी, जिसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम था। गजनवी ने कश्मीर में कभी प्रवेश नहीं किया। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश किया और क्रमशः बरन, बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन तथा कन्नौज पर आक्रमण किया। महमूद गजनवी ने गंगा घाटी पर कुल 3 बार आक्रमण किए। मथुरा में कलचुरी शासक कोकल द्वितीय को हराया। मथुरा के निकट महावन में बरन का यदुवंशी शासक कुलचंद पराजित हुआ। कन्नौज पर आक्रमण करने पर कन्नौज का प्रतिहार शासक राज्यपाल राजधानी छोड़कर भाग गया। यह महमूद का सर्वाधिक लाभदायक आक्रमण था। 1018 ईस्वी में महमूद ने गजनी से प्रस्थान किया। मार्ग में सभी दुर्गों को जीतते हुए बरन बुलंदशहर पहुंचा। यहाँ के शासक हरदत्त ने भयभीत होकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा अपने कुछ साथियों सहित इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। 13वां आक्रमण 1020 ईस्वी। इस अभियान में गजनवी ने बारी, बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट को जीता। 14वां आक्रमण 1021 ईस्वी में महमूद ने यह आक्रमण चंदेल राजा को दंडित करने के लिए किया था। महमूद के वापस जाने के बाद बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर ने ग्वालियर के शासक के सहयोग से कुछ हिंदू राजाओं का एक संघ बनाया। इस संघ का उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को दंड देना था, क्योंकि राज्यपाल महमूद से बिना युद्ध किए ही भाग गया था, जिसे राजपूत शासकों ने एक कलंक समझा था। महमूद अपने मुख्य शत्रु विद्याधर को परास्त करने के लिए बुंदेलखंड पहुंचा। यहाँ विद्याधर एक बड़ी सेना के साथ महमूद का मुकाबला करने के लिए तैयार था। युद्ध प्रारंभ होने के बाद शाम होते होते विद्याधर की सेना के एक भाग की पराजय हुई। विद्याधर साहस खो बैठा और रात में चुपके से भाग निकला। महमूद ने उसके संपूर्ण राज्य में लूटमार की तथा बहुत सी संपत्ति लेकर वापस लौट गया। विद्याधर ने महमूद गजनवी की प्रशंसा में गीत लिखे, जिसे खुश होकर महमूद गजनवी ने विद्याधर को 15 किले इनाम में दे दिए। इसी आक्रमण के बाद 1022 ईस्वी में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात ही महमूद गजनवी ने पंजाब में प्रचलित शाही सिक्कों को ही अपनाया। उसके अपने सिक्कों पर घुड़सवार तथा नंदी चिन्ह, जो पहले से प्रचलित था, को अपनाया। उस पर संस्कृत भाषा में आव्यक्त मेकम अवतार महमूद खुदवाया। 15वां आक्रमण 1024 ईस्वी में इस अभियान में गजनवी ने जैसलमेर, चिकलोदर गुजरात और अनिलवाड़ा गुजरात को जीता। सोमनाथ पर आक्रमण 1025-26 ईस्वी। 1025-26 ईस्वी में महमूद ने एक विशाल सेना लेकर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित भारत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से था। यह शिव मंदिर था। इसमें अत्यधिक धन संचित था, जो महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य कारण बना। मुल्तान के मार्ग से उसने काठियावाड़ में प्रवेश किया। तत्पश्चात अनिलवाड़ा पहुंचा, जो काठियावाड़ की राजधानी थी। इस समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था, जो बिना युद्ध किए भाग गया। महमूद ने बिना किसी विरोध के अनिलवाड़ा को लूटा। इसके पश्चात सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े कर उसका एक टुकड़ा अपने साथ ले गया। इस अभियान में गजनवी को 20 लाख दिनार मिले थे। 17वां और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी। जाटों व खोखरों को दंड देने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया। सोमनाथ को लूटकर वापस जाते समय महमूद को पश्चिमोत्तर सिंध के जाटों व खोखरों ने अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी। सैयद सालार मसूद गाजी महमूद गजनवी का एक सैनिक था, जिसका मकबरा बहराइच में है। ख्वाजा अहमद महमूद गजनवी का वजीर था। इसने महमूद गजनवी की अनुपस्थिति में 18 वर्षों तक प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया।
बाद में महमूद गजनवी ने अपने इस वजीर को एक भारतीय किले में कैद कर दिया। अल-बरूनी अल-बरूनी की अरबी भाषा में लिखित किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाती है। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था। किताबुल हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया। अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचव ने किया था। फिरदौसी फिरदौसी ने फारसी भाषा में 1000 छंदों वाली शाहनामा महमूद गजनवी के कहने पर लिखी। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। महमूद गजनवी ने शाहनामा लिखने के लिए फिरदौसी को 60,000 सोने के मिस्कल देने का वादा किया था, लेकिन शाहनामा पूर्ण होने पर उसने चांदी के 60,000 भेज दिए, जिसे फिरदौसी ने लेने से इनकार कर दिया। अंत में महमूद गजनवी ने क्षमा मांगी और 60,000 स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई, परंतु जिस समय यह सोने की मिस्कल पहुंची, उस समय फिरदौसी का जनाजा निकाला जा रहा था। उतबी ने तारीख यामिनी की रचना की। इसे किताबुल यामिनी भी कहा जाता है। बेहाकी सुबुक्तगीन के दरबारी कवि बेहाकी ने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की। इसको लैनपुल ने पूर्व का पेप्स कहा है। महमूद गजनवी के समय विद्वान उसरी यह महान शिक्षक एवं राजकवि था, जिसका महमूद गजनवी ने 3 बार मोतियों से मुंह भरा। तुसी जो खुरासानी विद्वान था, फराबी जो दर्शन शास्त्र का विद्वान है, सेवंद राय और तिलक जैसे हिंदुओं को भी महमूद गजनवी ने उच्च पदों पर नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी के अन्य नाम मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन और जंगी। मोहम्मद गौरी ससनवी वंश का था। गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के निम्नलिखित कारण है। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, भारत की धन संपदा को लूटना। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सिंध, मुल्तान व पंजाब 3 मुस्लिम राज्य थे। सिंध में सम्र जाति के सिया शासकों का शासन था। मुल्तान में करमाथी जाति का शासन था। पंजाब में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था। मुल्तान व सिंध अपने भारत अभियान के तहत मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण के समय मुल्तान पर करमाथियों का शासन था। गौरी ने सरलता से उन्हें पराजित कर मुल्तान जीत लिया। अनहिलवाड़ा या नहारवाला पाटन गुजरात पर चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय मिन्हाज उस सिराज के अनुसार का शासन था। भीम द्वितीय ने अपनी विधवा साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट कयाद्रा नामक स्थान पर गौरी का सामना किया। गौरी की सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई। अभिलेख्य व भारतीय स्रोतों के अनुसार इस समय गुजरात पर चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। भारतीय नरेशों में मूलराज द्वितीय प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम गौरी को पराजित किया था। पेशावर पर 1179 में आक्रमण कर अधिकार कर लिया। पेशावर गजनवी शासक खुसरो मलिक के अधीन था। लाहौर पर 1186 ईस्वी में आक्रमण कर खुसरो मलिक को पराजित किया। गौरी ने खुसरो मलिक की हत्या करवा दी। पंजाब पर 1185-86 ईस्वी में अधिकार कर लिया। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। पंजाब को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी की राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय की राज्य की सीमाओं से मिलने लगी। 1189 ईस्वी में गौरी के तबरहिंद बठिंडा में दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा मलिक जियाउद्दीन तुर्की को वहां नियुक्त किया। राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय ने अपने लिए खतरा महसूस किया
उसने मोहम्मद गोरी को आगे बढ़ने से रोकने का निश्चय किया। एक विशाल सेना के साथ वह बठिंडा को जीतने के लिए आगे बढ़ा। इस अभियान में सभी राजपूत राजाओं ने उसकी सहायता की। जयचंद जो कन्नौज के राठौड़ वंश का राजा था, इस युद्ध के इस युद्ध को अपने से अलग रखा क्योंकि पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा ने उसकी लड़की संयोगिता का अपहरण कर उसका अपमान किया था। 1191 में बठिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी की भारत में यह दूसरी पराजय थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित होने के बाद गोरी गजनी लौट गया। एक वर्ष की तैयारी के बाद वह विशाल सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। 1192 में तराइन पहुंचा और उसी स्थान पर अपना शिविर लगाया जहां एक वर्ष पूर्व उसकी पराजय हुई थी। तराइन के दूसरे युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी ने किवाम उल मुल्क नामक दूत को पृथ्वीराज के पास गोरी की अधीनता स्वीकार करने भेजा। गोविंद राय खांडेराय सेना का सेनापति राजपूत सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था। सेना के बाएं भाग का नेतृत्व भोला प्रधानमंत्री कर रहा था। सेना के दाएं भाग का नेतृत्व पद्मशाह कर रहा था। पृथ्वीराज सेना के केंद्रीय भाग का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध से पहले गौरी ने पृथ्वीराज को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा, किंतु उसने कटु उत्तर के साथ प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। एक बड़ी सेना के साथ पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का सामना किया। गोविंद राय जो युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहा था मारा गया, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को घायल किया था। पृथ्वीराज ने हताश होकर घोड़े पर बैठकर भागने का प्रयास किया, किंतु वह सुरसुरी आधुनिक सिरसा हरियाणा राज्य में पकड़ा गया और बंदी बना लिया गया। चंद्रवरदाई के अनुसार पृथ्वीराज को पकड़कर गजनी ले जाया गया, जहां उसने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी, परंतु बाद में उसे भी मार दिया। तत्कालीन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखा है कि पृथ्वीराज गोरी के साथ अजमेर गया। उसने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु उसे विद्रोह करने के प्रयास किया तो उसे मृत्युदंड दे दिया गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र गोविंद राय को अजमेर का शासन प्रबंध सौंपा गया। गौरी ने दिल्ली के पास स्थित इंद्रप्रस्थ में एक सैनिक केंद्र स्थापित किया तथा वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। तराइन के युद्ध में गोरी सेना का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण करवा नामक अस्त्र था। कन्नौज चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। दोआब में अपने पैर जमाने के लिए तुर्कों को पहले कन्नौज के शक्तिशाली गहड़वाल राज्य को हराना जरूरी था। कन्नौज पर गहड़वाल वंशीय शासक जयचंद का शासन था। चंदावर नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जयचंद की आंख में तीर लग गया, उसकी सेना का साहस टूट गया और वे रणभूमि से भाग गए। जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। तराइन और चंदावर के युद्ध में गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी गई। 1195-96 का गोरी अभियान। 1195-96 में गोरी पुणे भारत आया। इस बार उसने बयाना पर आक्रमण किया, जो यादव भट्टी राजपूत कुमारपाल के अधिकार में था। कुमारपाल भागकर थनकर थानगिरी के दुर्ग में छिप गया तथा अंत में आत्मसमर्पण कर दिया। थनकर तथा विजय मंदिर गढ़ पर अधिकार करने के बाद गौरी ने वहां का दायित्व बहाउद्दीन तुगरिल को सौंप दिया। उसने 1195-96 में ग्वालियर की ओर कूच किया। यहाँ का राजा परिहार वंशीय सुलक्षण पाल था। उसने गौरी का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। बिहार विजय सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी गौरी का एक सरदार था, ने बिहार और बंगाल विजय की योजना बनाई। 1202 में उसने बिहार की राजधानी उदंतपुर पर आक्रमण किया। यहाँ का राजा इंदुमन भीरू था,
जो बिना युद्ध किए भाग गया। इसके पश्चात विद्या केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। धीरे धीरे उसने संपूर्ण बिहार को जीत लिया। बंगाल विजय। बिहार विजय से उत्साहित होकर बख्तियार खिलजी ने बंगाल विजय की योजना बनाई। बख्तियार खिलजी गोरी का कुरूप सरदार था। यह इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का सरदार था। एक बार अपनी कुरूपता के कारण दिल्ली तथा गजनवी में नौकरी नहीं प्राप्त कर सका। उस समय वहां सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन का शासन था, जिसकी राजधानी नदिया थी। 1204-5 में बख्तियार ने बंगाल पर आक्रमण किया। उसने इतनी तीव्र गति से राजधानी नदिया में प्रवेश किया कि उस समय उसके साथ केवल 18 अश्वारोही थे। शेष सेना पीछे रह गई। राजधानी के सैनिकों और नागरिकों ने उसे घोड़ों का व्यापारी समझा, अतः वह बिना किसी बाधा के महल के फाटक तक पहुंच गया तथा अचानक आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण सेन भयभीत होकर पीछे के दरवाजे से भाग गया। राजा की अनुपस्थिति में राजधानी के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तुर्कों ने नदिया को बुरी तरह लूटा। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। गोरी का अंतिम अभियान। गोरी का भारतीय अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। गोरी की मृत्यु की अफवाह सुनकर खोखरों ने विद्रोह कर दिया। 1205 में गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच खोखरों से उसका मुकाबला हुआ। खोखर वीरता से लड़ते हुए लड़े किंतु पराजित हुए और उनका दमन हुआ। खोखरों के दमन के बाद गोरी लाहौर पहुंचा। वहां व्यवस्था स्थापित कर ऐबक को दिल्ली जाने की अनुमति देकर गजनी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में सिंधु नदी के किनारे दम्यक नामक स्थान पर कुछ समय के लिए अपना शिविर लगाया। जिस समय मोहम्मद गोरी संध्याकालीन नमाज पढ़ रहा था, कुछ व्यक्ति अचानक उसके शिविर में घुस आए और 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दी तथा गोरी की विजयी सेना को एक शव यात्रा का रूप दे दिया। मोहम्मद गोरी के शव को गजनी लाया गया और यहीं दफनाया गया। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था। मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। इस कारण उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में नए राजवंश की नींव डाली, जो गुलाम वंश कहलाया। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। नाज़्म उरूजी फखरुद्दीन राजी गोरी के दरबार में थे। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ कलीमा खुदा रहता था, वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी और नंदी की आकृति अंकित रहती थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए, जो बाद में अजमेर में बस गए। तो यह था मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर, अरब और तुर्क आक्रमण। इसके पश्चात हम नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे। दिल्ली सल्तनत जिसका शासनकाल 1206 से 1526 तक रहा था, उसका पहला वंश जो गुलाम वंश है, उस गुलाम वंश के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।